जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अज्ञानता के अंधेरे में डूबा हुआ था। ठीक उसी समय भारत की जमीन पर ज्ञान का एक सूरज पूरी तेजी से चमक रहा था। आज हम बात करेंगे उसी सूरज पर लगे ग्रहण की। एक ऐसी कहानी जिसमें ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र को जलाकर राख कर दिया गया। 90 लाख। जी हाँ, 90 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये संख्या है उन हस्तलिखित किताबों की, उन पांडुलिपियों की जो एक महान लाइब्रेरी में रखी थी। सोचिए, इंसानी ज्ञान का कितना बड़ा खजाना था जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन क्या ये मुमकिन भी है? क्या किसी आइडिया को, किसी विचार को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है? यही सवाल आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। हम समझेंगे ज्ञान की कहानी को, कि वो कितना नाजुक होता है और साथ ही कितना मजबूत भी। देखेंगे कि कैसे उसे आग से भी मिटाने की कोशिश हुई और नीतियों से भी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं नालंदा की। देखिए, नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर की कोई बिल्डिंग नहीं थी। नहीं, ये शिक्षा की दुनिया में ग्लोबल लीडर था। एक ऐसा आइडिया जो अपने जमाने से सदियों, जी हाँ सदियों आगे था। इस बात को जरा समझिए। जब यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, उससे भी लगभग 600 साल पहले नालंदा पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींच रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना और कितना जरूरी सेंटर रहा होगा। देखिए, नालंदा को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कहना ठीक नहीं होगा। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम था, एक जीती जागती दुनिया। सोचकर देखिए, एक जगह जहां पूरे एशिया से 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स एक साथ रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एडमिशन सिर्फ और सिर्फ काबिलियत पर। यहाँ तक कि गेट पर जो द्वारपाल थे वो भी इतने बड़े विद्वान थे कि वो खुद एक मुश्किल ओरल एग्जाम लेते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, पढ़ाई, रहना, खाना, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। तो सवाल ये है कि आखिर नालंदा को उस प्राचीन दुनिया का इंटेलेक्चुअल हार्ट, यानी कि बौद्धिक दिल, क्या चीज बनाती थी? जवाब छिपा है उसकी लाइब्रेरी में। एक ऐसी लाइब्रेरी, एक ऐसा खजाना जो दुनिया में और कहीं नहीं था। इस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज, जिसका मतलब है सत्य का खजाना। और ये कोई एक छोटा मोटा कमरा नहीं था। नहीं, ये 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं, जिनमें से एक तो 9 मंजिला ऊंची थी। ये आर्किटेक्चर और ज्ञान का एक जीता जागता अजूबा था, जहां वो 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी बहुत ज्यादा हो वहां जलन का अंधेरा भी पहुंच ही जाता है। और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। अब एक बात साफ कर दें, नालंदा कोई कमजोर जगह नहीं थी। इसने पहले भी 2 बड़े हमले झेले थे, एक बार हूणों का और फिर गौड़ साम्राज्य का। लेकिन कमाल की बात ये थी कि हर हमले के बाद इसे फिर से खड़ा किया गया, पहले से भी ज्यादा शानदार तरीके से। इससे पता चलता है कि इसमें कितनी जान थी, कितना लचीलापन था। लेकिन जो तीसरा हमला हुआ वो आखिरी साबित हुआ। इस कहानी के सेंटर में अब एक नाम आता है, बख्तियार खिलजी, एक तुर्की हमलावर। भारत के कुछ हिस्सों को जीतने के बाद वो एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गया। ऐसी बीमारी कि उसके अपने बड़े बड़े हकीम भी हाथ खड़े कर चुके थे। अब मरता क्या न करता, खिलजी ने नालंदा के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड आचार्य राहुल श्रीभद्र से मदद मांगी। लेकिन उसका घमंड देखिए, शर्त क्या रखी? शर्त ये कि वो कोई दवा नहीं खाएगा। इलाज करना है तो बिना दवा के करो। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने यह चैलेंज कबूल कर लिया। उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और कहा, बस इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ लेना। खिलजी ने पढ़ना शुरू किया और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। अब ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था प्योर साइंस। आचार्य ने बड़ी ही होशियारी से कुरान के पन्नों के किनारों पर एक ऐसी दवा का लेप लगा दिया था जो ना दिखती थी ना उसका कोई स्वाद था। खिलजी जब भी पन्ना पलटने के लिए अपनी उंगली को जबान से लगाता तो दवा की थोड़ी सी मात्रा उसके शरीर में चली जाती। ये नालंदा की मेडिकल साइंस का एक जबरदस्त उदाहरण था। लेकिन इस इलाज के बाद खिलजी के मन में शुक्रिया की भावना नहीं जागी, नहीं, बल्कि उसके घमंड को बहुत गहरी चोट लगी। वो ये बात हजम ही नहीं कर पाया कि किसी दूसरे धर्म के विद्वान का ज्ञान उसके अपने लोगों से इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। इस बात ने उसके अंदर तारीफ नहीं बल्कि एक जलन, एक हीन भावना पैदा कर दी। और बस इसी जलन से निकला उसका सबसे क्रूर फैसला।
वो समझ गया कि तलवार के जोर पर जमीन तो जीती जा सकती है, लेकिन जब तक लोगों के पास ज्ञान की ये ताकत है, उनके दिमाग पर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो उसने फैसला किया कि ज्ञान के सोर्स को ही जड़ से उखाड़ फेंको, उसी सोर्स को जिसने एक तरफ उसकी जान बचाई थी और दूसरी तरफ उसे नीचा दिखाया था। पूरे 3 महीने, ये वो भयानक वक्त है जब तक नालंदा की वो महान लाइब्रेरी धर्मगंज जलती रही। सोचिए, 3 महीने तक। ऐसा इसलिए क्योंकि वो किताबें कागज की नहीं बल्कि ताड़ के पत्तों और पेड़ की छाल से बनी थीं। वो आग में तुरंत जलकर राख नहीं हुई, बल्कि लकड़ी के लट्ठों की तरह धीरे धीरे सुलगती रहीं और अपने साथ हजारों साल के ज्ञान को धुएं में उड़ाती रहीं। नालंदा की आग तो एक दिन बुझ गई, लेकिन ज्ञान को मिटाने की जो कोशिश थी वो यहीं खत्म नहीं हुई। देखिए, विनाश हमेशा आग और तलवार से नहीं होता। कई बार वो बहुत धीरे धीरे, बहुत चालाकी से होता है। ये सिर्फ इमारतों को गिराने की बात नहीं होती, ये एक पूरी सभ्यता के कॉन्फिडेंस को तोड़ने की बात होती है। बख्तियार खिलजी का हमला सीधा था, तलवार और आग से। ये एक फिजिकल अटैक था, ज्ञान के शरीर पर हमला। लेकिन सदियों बाद एक दूसरा हमला हुआ। ये हमला ज्यादा चालाक था और शायद उतना ही खतरनाक। इस बार हमलावर लॉर्ड मैकॉले थे और उनका हथियार तलवार नहीं बल्कि एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसका निशाना ज्ञान का शरीर नहीं, उसकी आत्मा थी। इस पॉलिसी को कहा गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आइडिया ये था कि समाज के कुछ ऊंचे तबके के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दो और फिर ये ज्ञान छन छन कर नीचे आम लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि भारतीय भाषाओं, यहाँ के साइंस, यहाँ की फिलॉसफी को दोयम दर्जे का मान लिया गया। इसने एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया जो दिखने में तो भारतीय थी, पर सोच और समझ से अपनी ही जड़ों से कटी हुई थी। वो अपनी हर चीज को कम और पश्चिम की हर चीज को बेहतर समझने लगी। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। राख से भी जिंदगी पनप सकती है। 800 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद नालंदा का वो आइडिया फिर से जी उठा है। आज एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी खड़ी है। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है, और इसका मकसद सिर्फ पुराने इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि उसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज के जमाने की चुनौतियों के लिए ज्ञान के नए रास्ते खोजना है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब नालंदा जला तो सिर्फ किताबें नहीं जलीं। सोचिए, मेडिसिन, मैथ्स, फिलॉसफी के न जाने कितने राज़ो साग में खो गए होंगे। कौन कौन सी खोजें थीं जो शायद हो जाती, पर उस आग की वजह से सदियों पीछे चली गईं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि ज्ञान कितना कीमती और साथ ही कितना नाजुक होता है। ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्य जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।